मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो वो पार्ट है जो अभी हमने पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एक्सरेज के बारे में पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स के बारे में पढ़ा, है ना। ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है ना। ये जो चैप्टर है इसमें थोड़े से कैलकुलेशन आएंगे, जिस तरह से आप केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करते हैं छोटे छोटे वैसे ही कैलकुलेशन इसमें आएंगे। लेकिन हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये जो है जेईई के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज चलती है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो ये जो चैप्टर है इट डील्स विथ स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स जो हैं वो रहते हैं, है ना। न्यूक्लियस contains particles like proton and neutron, which are collectively known as न्यूक्लियंस। इनको न्यूक्लियंस कहा जाता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उनको दोनों को मिला करके जो है न्यूक्लियंस कहा जाता है ना। तो जैसे कोई एटम है तो एटम के अंदर अगर कोई न्यूट्रॉन होता है या कोई प्रोटॉन होता है तो उसका मास हम लोग लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जो न्यूट्रॉन है इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग इतना ही लिखते हैं इसको, है ना। लेकिन जब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने चलेंगे तो उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया रहता है एग्जैक्ट वैल्यू, उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक। अब देखेंगे कि जैसे कोई एटम है या कोई न्यूक्लियस है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, जैसे X कोई एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर Z यहाँ पर रखा जाएगा और मास नंबर यहाँ पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर यहाँ पर है और मास नंबर यहाँ पर है। जैसा कि मैंने कहा कि जो Z है where Z is एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक, और ये जो मास नंबर है ए इज मास नंबर which is equal to sum of number of protons and number of neutrons inside nucleus। ठीक, it is also equal to the nearest integer value of mass of an atom
represented in atomic mass unit. Atomic mass unit, इसको शॉर्ट में AMU कहा जाता है ना। तो ये हो गया मास नंबर। ठीक, अब हमें ये पता है कि कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स का मतलब हुआ कि दो ऐसे न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन नंबर इक्वल है, यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल है। दोज न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। मतलब ऐसे कई सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर तो बराबर होगा लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल हो जाएगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वैसे न्यूक्लियाई को कहा जाता है जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। दोज न्यूक्लियाइज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो गया आइसोटोन्स। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा और मास नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा। आइसोटोन्स के केस में कुछ ऐसे न्यूक्लियाइज होते हैं जिनमें कि मास नंबर इक्वल होता है, उनको आइसोबार्स कहा जाता है। दोज न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इक्वल जेड होता है, इक्वल जेड और डिफरेंट मास नंबर यानी कि ए। इसमें जो है उसका उल्टा है ना। इसमें इक्वल होता है मास नंबर और डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। इसमें दोनों ही डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, दोनों ही डिफरेंट होते हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसका शेप साइज कैसा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, हैज स्फेरिकल शेप हैविंग रेडियस in the order of 1 Fermi, है ना। फर्मी का मतलब हुआ 10⁻⁻15 मीटर जो होता है इसको 1 फर्मी कहा जाता है। तो 10⁻⁻15 के ऑर्डर में उसका रेडियस होता है। अगर हम बात करें किसी जनरल एटम के या जनरल न्यूक्लियस के रेडियस की, radius of a nucleus is given by R is equal to R naught into mass number power 1/3, where R naught is equal to 1.1 Fermi
means 1.1 into 10 to the power 15 meter, and A is mass number. ठीक, अब अगर हमें इसका डेंसिटी पता करना होगा न्यूक्लियस का, तो कैसे पता करें? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी निकालना हो तो हमें पता है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसे निकालते हैं। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालने के लिए हमें मास निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकलेगा? हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल न्यूक्लियंस का जो नंबर है वो होता है A। अगर एक न्यूक्लियन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ये टोटल नंबर में, तो ये पूरे न्यूक्लियस का मास बताएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पर ये मान कर चल रहे हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, इसलिए सारे जो न्यूक्लियंस है उन सब का मास इतना ही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता भी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ये हो गया, और ये हो गया एक न्यूक्लियन का मास, यानी टोटल न्यूक्लियस का मास इतना हो गया। ठीक, जैसा कि A का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताया था कि A होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी सारे जो न्यूक्लियंस है उनका नंबर यही होगा। ठीक, तो ये तो हो गया न्यूक्लियस का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 πr³, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसको लिख सकते हैं A मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। R की जो वैल्यू है वो यहां से रखेंगे, तो ये हो जाएगा R0³ इंटू A, है ना। इसका पावर 3 करेंगे, यहाँ पर 3 है, तो R0 पावर 3 आ जाएगा और A पावर 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से A और यहाँ से A कैंसिल हो गया। हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, और ये है R0। R0 की वैल्यू मैंने यहाँ पर बताया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 का होल क्यूब, है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देख सकते हैं कि ये जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, और साथ में ये मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हर न्यूक्लियस का डेंसिटी जो है वो बराबर होता है ना। तो कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर A। न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के फोर्सेज एक्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो प्रोटॉन होता है उस पर तो चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, जबकि न्यूट्रॉन के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। लेकिन एक और फोर्स है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो फोर्स कोई भी दो न्यूक्लियन के बीच में लगता है, चाहे प्रोटॉन हो, दो प्रोटॉन हो, या दो न्यूट्रॉन हो, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो, उनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता रहता है ना। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स acts between two protons and it is 10 to the power 36 times stronger than gravitational force between two protons। दो प्रोटॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है
उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और जो दूसरे टाइप का फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू न्यूक्लियॉन्स, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, है ना। तो कोई भी दो पेयर होगा तो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो कह सकते हैं एनी टू पेयर ऑफ न्यूक्लियंस, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ये जो फोर्स है ये हमेशा नहीं लग सकता, ये तभी लगता है जब दो न्यूक्लियंस के बीच में सेपरेशन बहुत ही कम हो। इट एक्ट्स ओनली व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियंस is of the order of Fermi, 1 Fermi के आसपास कहीं सेपरेशन होगा तो ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, ठीक। लेकिन जब जो सेपरेशन इस 1 Fermi से कम हो जाता है उस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक कंपोनेंट रिपल्सिव नेचर का होने लगता है, और इसी कारण से जो न्यूक्लियस है वो क्रश नहीं होता या कोलैप्स नहीं होता। नहीं तो सोचे कि जो रिपल्सिव फोर्स है उससे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, 100 टाइम्स जो है स्ट्रांग होता है। कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। अगर दो प्रोटॉन के अंदर ही न्यूक्लियर फोर्स का कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन करें तो उससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है न्यूक्लियर फोर्स। उसके बावजूद भी न्यूक्लियस जो है वो क्रश नहीं होता, कोलैप्स नहीं होता। कारण ये है कि एक जो है पर्टिकुलर सेपरेशन तक ही न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जब बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं न्यूक्लियंस तो उस केस में ये रिपल्सिव नेचर का भी हो जाता है, और इसलिए न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स नहीं होता है। व्हेन सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियंस is smaller than 1 Fermi। Fermi का मैंने मतलब बताया 10⁻⁻15 मीटर। Then a component of nuclear force becomes repulsive। That's why nucleus do not collapse। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फोर्सेज हैं इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है। कभी हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाए, कभी हो सकता है कि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाए, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जो N/Z रेशियो है, N का मतलब न्यूट्रॉन नंबर और Z का मतलब प्रोटॉन नंबर, तो इनका जो रेशियो है उस पर डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा फोर्स ज़्यादा है, कौन सा फोर्स कम है या बराबर है ना, इस पर डिपेंड करेगा। और इसी कारण से N/Z रेशियो पर इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ना।
तो इसमें जो मैंने कहा है कि n क्या है, ये है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। ये a क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, उसमें से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। और z हमें पता है कि ये प्रोटॉन नंबर होता है ना। तो आप ग्राफ देखेंगे, y एक्सिस पर हमने न्यूट्रॉन का नंबर रखा है और x एक्सिस पर प्रोटॉन का नंबर रखा है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा है, ये वाला, इसमें n/z रेशियो 1 है, और एक ऐसा कर्ड लाइन है जिसका जो स्लोप है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो इसका जो मैक्सिमम स्लोप है यहाँ पर ये होता है 1.6, n/z इज इक्वल टू 1.6 होता है। तो अगर कोई न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर n/z जो है वो 1.6 और 1 के बीच में हो, कहीं इधर, मतलब कोई न्यूक्लियस इस रीजन में पड़ेगा तो स्टेबल रहेगा, इस लाइन के इधर पड़ जाए या इधर हो जाए तो अनस्टेबल हो जाता है। इधर भी अनस्टेबल हो जाएगा और इधर भी अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। इसमें स्टेबल रहता है अगर इस रीजन में पड़ता है तो कहा जाता है कि फॉर लाइटर न्यूक्लियाई और लाइटर न्यूक्लियस n/z रेशियो शुड बी इक्वल टू 1 फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए n/z 1 होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू z होना चाहिए। जितने न्यूट्रॉन्स होने चाहिए उतने प्रोटॉन्स होने चाहिए, तो न्यूक्लियस जो है स्टेबल रहेगा। फॉर हेवियर न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस n/z रेशियो शुड लाई बिटवीन 1 and 1.6। ये जो है ये हेवियर न्यूक्लियाई के लिए ग्राफ है। इधर देखेंगे, इधर लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बात करेंगे और इधर हेवियर न्यूक्लियाई के लिए। तो इसके लिए जो है n/z रेशियो 1 और 1.6 के बीच में होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। अगर ये n/z 1 और 1.6 के बीच में नहीं हुआ तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रेडियो एक्टिव इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो, व्हेन n/z रेशियो इज ग्रेटर देन 1.6 then beta emission takes place in heavier nucleus और nuclei। ठीक है, तो n/z रेशियो 1.6 से ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज्यादा हो गया है। न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होने से क्या होगा कि उसमें न्यूक्लियर फोर्स जो है ज्यादा हो गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया होगा। ठीक, तो ये स्टेबल कब आएगा, 1.6 के अंदर कब आएगा, जब न्यूट्रॉन का नंबर कम होगा, है ना। तो न्यूट्रॉन नंबर कम करने के लिए क्या होता है, बीटा इमिशन होता है। बीटा इमिशन में एक न्यूट्रॉन टूटता है और एक प्रोटॉन बनता है, और साथ में एक बीटा पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें से, है ना। तो बीटा इमिशन में न्यूट्रॉन घटता है और जेड जो है वो बढ़ता है। तो इस तरह से बीटा इमिशन से क्या होगा, n/z रेशियो जो है वो 1.6 से अंदर आ जाएगा, यानी अपने रेंज में आ जाएगा। स्टेबिलिटी वाला जो रेंज है उस रेंज में आ जाएगा अगर बीटा इमिशन हुआ तो। इसको हम लोग बीटा माइनस इमिशन भी कहते हैं। ठीक, अगर ऐसा हो कि n/z रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, देन अल्फा इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है, इसको हम लोग बीटा प्लस भी लिखते हैं,
बीटा प्लस इमिशन और के कैप्चर, ये जो भी फेनोमेना है के कैप्चर का या पोजिट्रॉन इमिशन का, ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। के कैप्चर टेक्स प्लेस, मतलब ये है कि n/z रेशियो 1 और 1.6 के बीच में रहेगा तब तो सही है, स्टेबल है, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर 1.6 से ज़्यादा हो जाए या 1 से कम हो जाए तो स्टेबल नहीं रहेगा, दोनों ही केस में रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो 1.6 से n/z रेशियो ज़्यादा होगा तो बीटा इमिशन होता है ना, और उससे क्या होता है कि n/z रेशियो अपने बैलेंस में आ जाता है, 1.6 से कम हो जाता है। और n/z रेशियो जब 1 से कम होगा तो इसका मतलब ये हो कि न्यूट्रॉन नंबर कम है और प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। तो अल्फा इमिशन, पोजिट्रॉन इमिशन, के कैप्चर से क्या होता है कि यहाँ पर z घटता है और n जो है वो बढ़ता है इसमें, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस स्टेट में जो है, किस कंडीशन में कोई न्यूक्लियस स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है।